अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट 2022 के पार्ट 3 में खुशामदीद। उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको एमसीक्यूज़ के हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 9 की तरफ। तो एमसीक्यूज़ नंबर 9 में है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ए एंड बी ऑफ पावर 500 वाट एंड 2000 वाट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई। द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू bulb A and to the current passing through bulb B is 1:2, 1:4, 1:8, 1:16। यहाँ पर दिया गया है कि दो बल्ब है, एक है बल्ब ए और दूसरा है बल्ब बी। बल्ब ए का जो पावर है वो है 500 वाट और बल्ब बी का जो पावर है, पावर रेटिंग जो है इसका वो है 2000 वाट। इसको हमने एक ही पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसके बाद दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो चूंकि पावर सप्लाई तो एक ही है, करंट का रेशियो कितना ही रहेगा इसमें। तो इसके लिए हमने पहले इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानना होगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? द वर्क डन पर यूनिट टाइम इन ड्राइविंग इलेक्ट्रिकल करंट या चार्जेस in a circuit is called as electrical power. Yeah, the time rate of dissipation of energy in a circuit is called as electrical power. Electrical power is equal to time rate of doing work. इलेक्ट्रिकल पावर में वर्क डन जो है ये हम कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है वोल्टेज के बारे में, हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में। दैट वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज। इसको हम वर्क डन अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, यानी वर्क डन को निकालने के लिए यहाँ से वर्क डन विल बिकम इक्वल टू, अगर इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर तकसीम है, यहाँ पर जब ये आता है तो ये ज़रब में तब्दील हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी क्यू। तो इस डब्ल्यू की जगह हम वी क्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी क्यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू बाई टी जो हमारे पास है यहाँ पर आ रहा है, ये किस चीज़ के बराबर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट। तो इसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो क्यू बाई टी की जगह हम लिखते हैं वी आई, यानी पावर हमारे पास किस चीज के बराबर हो गया? वी आई। फिर अगर आप इसको और मजीद लेकर जाना चाहते हैं तो हमारे पास है वी इज इक्वल टू आई आर, यानी इसको अगर रेजिस्टेंस के टर्म में लेकर जाना चाहते हैं तो वी की जगह हम आई आर पुट करते हैं और इससे हमारे पास आ जाएगा पावर आई स्क्वायर आर, हमारे पास पावर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर करंट और वोल्टेज, पावर करंट और वोल्टेज दिया गया है, तो बस यहाँ पर हम रुकते हैं और इस इक्वेशन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर ऑफ बल्ब ए पी ए इज इक्वल टू वी आई ए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके साथ हम ए नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये दोनों के लिए एक जैसा है, एक ही है। और पावर ऑफ बल्ब बी इज इक्वल टू वी आई बी, इस तरह हम लगा सकते हैं। इसके साथ भी ए और बी नहीं लगाते, यानी वोल्टेज के साथ हम ए और बी नहीं लगाते क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों के लिए, दोनों बल्ब के लिए ये कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट ही लगाते हैं। इसके साथ सब्सक्रिप्शन में ए और बी नहीं लगाते। तो अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं पी ए डिवाइडेड बाई पी बी विल बी इक्वल टू वी आई ए, यानी ये किस चीज के बराबर होता है? वी आई ए, और ये किस चीज के बराबर होता है? वी आई बी। और बी कैंसिल आउट करेंगे आपस में, तो हमारे पास रेशियो ऑफ द करंट ऑफ बल्ब ए विल बी इक्वल टू पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाई पावर ऑफ बी। सो पावर ऑफ ए हमारे पास कितना है? 500 वाट है, 500 वाट बल्ब है। और ये जो दूसरा है ये हमारे पास कितना है? 2000 वाट बल्ब है। वाट और वाट आपस में कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम है, तो सेम यूनिट कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ से हम 2 जीरोस को निकालते हैं, यहाँ से भी हम 2 जीरोस को कट करते हैं। बाकी रहता है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1.545 20। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो ऑफ द करंट आता है आई ए डिवाइडेड बाई आई बी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, या इसका मतलब इसको हम यू भी लिख सकते हैं आई ए रेशियो, यानी इस तकसीम को हम रेशियो में भी तब्दील कर सकते हैं, इनटू रेशियो बी इज इक्वल टू 1:4। तो अगर 1:4 यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 10 में है, ए कंडक्टर हैज ए लेंथ इक्वल टू 5 मीटर्स एंड रेडियस आर मीटर, इट्स रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो आर इनवर्स स्क्वायर रो
आर इनवर्स क्यूब एंड रो आर -4। तो इसमें कौन सा टिक है? तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होता है। रेजिस्टेंस को हमने ओम लॉ में भी पढ़ा था, V = IR। लेकिन इससे काम नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रो दिया गया हुआ है, इसमें रो का जिक्र नहीं है। इससे रेजिस्टेंस हमारे पास किस तरह आता है, यानी I को हम इधर ही शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास V/I ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये वाला काम नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है क्लास 10 में भी हमने पढ़ा है, और इसके साथ साथ हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सेकंड चैप्टर में भी हम फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है R = ρL / एरिया। इस चीज़ के बराबर होता है। अब इसमें पुटिंग करते हैं कि जो कंडीशन दिए गए है हमें, यानी लेंथ जो है, ये लेंथ ये किस चीज़ के बराबर है? पाई मीटर के बराबर है, और रेडियस जो है ये r मीटर्स के बराबर है। तो इसमें हम पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रेडियस दिया गया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर अमूमन ये वायर की सूरत में होते हैं, और वायर का जो एरिया होता है वो इस तरह होता है, यानी सर्कुलर एरिया होता है। यानी यहाँ पर एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर इज अ सर्कुलर। और हमें पता है दैट एरिया ऑफ ए सर्कुलर वायर या एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू πr²। तो यहाँ पर हमने एरिया की जगह क्या पुट करना है? रेजिस्टेंस में हमने पुट करना है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL / A, और A की जगह हमने क्या पुट करना है? ρL / πr²। इस तरह पुट करना है। अब देखते हैं कि जो लेंथ है उन्होंने बताया कि लेंथ पाई मीटर के बराबर होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर तो मीटर भी है, लेकिन वो ये यूनिट है, यूनिट जो है हम इसमें पुटिंग में नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो वही से भी ओहम है, इससे ओहम आता है, क्योंकि यहाँ इसका जो यूनिट है रेजिस्टिविटी का ये ओहम मीटर है, इसका यूनिट ओहम मीटर है, इसका मीटर है, और यहाँ पर r² है, सो डिवाइडेड बाई मीटर², ये वही से आपस में कैंसिल करते हैं, तो जरूरत नहीं है, यहाँ इससे ओहम आता है। तो रो अपनी जगह लिखते हैं, एल की जगह हमने पाई मीटर लगाया, यानी पाई लगाया, इधर भी पाई है, और r² वही से छोड़ते हैं क्योंकि रेडियस r के बराबर है। तो पाई पाई आपस में कैंसिल करेंगे, रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर हो जाएगा? ρ/r²। ये r² को जब हम उधर शिफ्ट करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर इसका जो पावर है +2 है, लेकिन जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसका पावर तब्दील होकर -2 हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन कहीं पर दिया गया है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 11 में क्या दिया गया है? ए चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होती है एंटी पैरेलल, लेकिन ये इस तरह आती है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ हो तो पार्टिकल इस तरह आती होंगी टू द फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी, यानी ए चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल to what? To the field, to the magnetic field. The magnetic force on this particle will be, magnetic force हमारे पास इस पार्टिकल पर कितना बनेगा? तो इसका हम सादा सादा सोल्यूशन निकालते हैं। हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस B. So there is a cross product between the velocity and the magnetic field, but here we see that the particle is for example, if the direction of magnetic field is in this direction and the direction of velocity is in this direction, so this is called as anti-parallel. Theta here will become equal to 180 degree. और अगर इस तरह होता कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ होता और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इस तरफ होता, यानी दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता, तो थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना होता? 0 डिग्री होता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है ये 180 डिग्री के बराबर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने अगर दो वेक्टर को हम परपेंडिकुलरली ज़रब करते हैं और ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट देता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर को हम पैरेलल ज़रब करते हैं और ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट देता है, तो हमारे पास इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। इस पर हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में बहुत ज्यादा काफी बात की है इस पर। तो मैग्नेटिक फोर्स इसके बराबर हो जाएगा QVB साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करने के बाद हम क्या लगाते हैं? साइन थीटा लगाते हैं। चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम इक्वल टू QVB साइन थीटा कितना है? 180
degree and sin 180 degree become equal to 0. So when something is multiplied with 0, then everything become 0. So magnetic force here will become equal to 0 न्यूटन. So यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. स्टूडेंट अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ. तो एमसीक्यू नंबर 12 में क्या दिया गया है, व्हेन ए न्यूट्रॉन इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब न्यूट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, perpendicularly with the velocity v its acceleration is, when a neutron enter in a magnetic field perpendicularly with velocity v its acceleration is, तो इसका acceleration हमारे पास कितना बनेगा. अभी हमने एमसीक्यू नंबर 11 में पढ़ा है कि when a charged particle enter in a magnetic field perpendicularly, then we can put magnetic force is equal to qvb sin of theta. तो यहाँ पर जो थीटा दिया गया है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है ये हमारे पास परपेंडिकुलरली दाखिल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास थीटा जो है ये 90 डिग्री के बराबर है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, इसका जो चार्ज होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी इसका जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू 0 कोलम्ब, तो इसका चार्ज 0 होता है. तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई वी बी साइन 90 डिग्री. अब यहाँ से साइन 90 से हमारे पास कितना आता है, 1 आता है, और वी बी जो है ये भी इसकी कोई खास वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0 मल्टीप्लाई किया है. तो अगर 0 किसी की भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो सब कुछ 0 हो जाता है. तो मैग्नेटिक फोर्स पेयर भी हमारे पास यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है. लेकिन यहाँ पर उन्होंने फोर्स की बात नहीं की है, एक्सेलरेशन की बात की है कि एक्सेलरेशन कितना होगा. सिंस वी नो दैट F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू 0, एज वी नो दैट mass cannot be equal to 0, then we can say that something must be equal to 0 so that the product become equal to 0, then acceleration must be equal to 0. तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 0 के बराबर होता है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू नंबर 12. आई होप स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है. बहरहाल इसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो की में दिया गया हुआ है ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. लेकिन पहले देखते हैं इसको, बहरहाल इस पर बात करते हैं. व्हाट इज द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर. स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में कौन सी बात जो है, ये 4 किस्म की बातें उन्होंने बताई है कि इनमें से कौन सी बात जो है ये गलत है यानी नामुनासिब है. तो यहाँ पर हम देखते हैं इट इंक्रीजेज द एसी वोल्टेज, ये तो बिल्कुल भी ठीक है, ये बात ठीक है. इट डिक्रीजेज द गिवन एसी एसी, यानी ये एसी करंट को डिक्रीज करता है, यानी ठीक है. स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है कि वोल्टेज इंक्रीज करता है और अल्टरनेटिव करंट डिक्रीज करता है. हीट इज नेवर प्रोड्यूस्ड इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर. तो की में उन्होंने जो दिया है वो ये वाला है कि ये ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हीट खामखा इसमें प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ हीटिंग में हमने पढ़ा है I² और T, यानी जो लॉ ऑफ हीटिंग में हमने क्लास 10 में भी ये पढ़ा है और सेकेंड ईयर में भी हमने ये पढ़ा है कि हीट जो है ये बराबर होता है I² और T. तो यहाँ पर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है जो भी ट्रांसफार्मर में, इसमें तो करंट फ्लो करता है, और जब भी जहाँ भी करंट फ्लो करता है इसमें खामखा हीट बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि हीट नेवर प्रोड्यूस, तो ये बात गलत है. और उन्होंने गलत बात की कि उन्होंने कहा है कि कौन सी बात गलत है, तो ये वाली बात जो है ये गलत है. लेकिन अगर इस बात को हम देखते हैं, इट्स इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इट्स आउटपुट एनर्जी, तो ये बात भी गलत है. यानी मेरे ख्याल में, बल्कि मेरे ख्याल में नहीं, ये ठीक, दोनों ठीक है. ऑप्शन सी एंड डी बोथ और करेक्ट ऑप्शन. लेकिन बात क्या है कि जो की में दिया गया है उन्होंने ये वाली बात लिखाई. हमने पढ़ा है कि एसी जो है, एसी ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, इसका जो बेसिक एनर्जी कंसिडरेशन में हमने पढ़ा है दैट आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर, यानी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है. तो जब पावर आपस में बराबर होते हैं, पावर जो है आइडियल केस में ये होता है, आइडियल केस में, आइडियल ट्रांसफार्मर में
इस तरह होता है। लेकिन अगर रियल ट्रांसफार्मर हो तो इसमें इनपुट एनर्जी ज़्यादा होती है, आउटपुट एनर्जी थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा हीट में तब्दील हो जाती है, फ्रिक्शन वगैरह, तो इसमें तब्दील होती है। तो इनपुट एनर्जी तो आती है ज़्यादा, लेकिन आउटपुट एनर्जी जो होती है वो हमारे पास कम होती है। तो मेरे ख्याल में जिसने भी ऑप्शन सी और डी में से किसी को भी ठीक ऑप्शन लगाया है तो ये दोनों ठीक है। ऐसा होना चाहिए था कि एक और ऑप्शन बी दिया होता इसमें, ऑप्शन ई बोथ सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, तो ये वाला बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन इस MCQ नंबर 13 जो है ये MDCAT 2022 का अभी जो हाल ही में टेस्ट गुजरा, इसमें ये MCQ जो है ये गलत है। आई डोंट नो कि कौन से तलबा ने कौन सी ऑप्शन पर टिक मार्क लगाया है और कौन सी पर नहीं लगाया है। तो अगर इस पर लगाए तो की के मुताबिक ये ठीक है, लेकिन अगर जिसने इसको भी ठीक किया हुआ है तो ये भी ठीक है। लेकिन उसने मशीन में कौन सी, चूंकि ये कंप्यूटराइज देखते हैं इसको, कंप्यूटर के ज़रिए रिजल्ट जनरेट करते हैं, तो अगर की में ये वाली ऑप्शन है तो जिसने भी ये ऑप्शन लगाया है तो ये ठीक रहेगा, और जिसने ये ऑप्शन लगाया है ये गलत रहेगा। हालांकि ये ऑप्शन भी इसमें इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन।